न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम, बीमा संबंधित आदि। वैसे हमारी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं। एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ से यहाँ कोई मतलब नहीं है। हम बिजनेस कंसर्न के लिए बात करेंगे, व्यापारिक संस्थाओं के लिए बात करेंगे। व्यापारिक संस्थाओं के लिए, व्यापारिक संस्थाएं क्या चाहती हैं कि साहब हमारे बिजनेस में किसी तरह की कैजुअलिटी हो तो उसके लिए हमें सिक्योर है, हम अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। वो व्यापार में सुरक्षा की दृष्टिकोण से वो 3 तरह के इंश्योरेंस कराते हैं। पहला होता है स्टॉक की हानि का बीमा। इंश्योरेंस फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। हमने हमारे गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स का इंश्योरेंस करवा दिया। हमारे व्यापार में जो भी गुड्स हैं, जो भी स्टॉक है, उसका हमने इंश्योरेंस करवा दिया। हमारे व्यापार में किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई, आग लग गई और उससे हमारा स्टॉक बर्न हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, स्टॉक आग से जलकर नष्ट हो गया, तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम। सेकंड होता है लाभों की हानि का बीमा। इंश्योरेंस फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। डेफिनेटली ये भी होगा कि जिस दिन हमारे व्यापार में आग लग जाएगी, आग लगने की घटना घटित होगी, जिस दिन हमारे बिजनेस में ये फायर, आग लगने का इवेंट्स हो गया, डेफिनेटली हमारा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा। सब कुछ जलकर नष्ट हो गया, गुड्स, अकाउंटिंग बुक्स, फर्नीचर, सब कुछ तबाही मच गई, तो कुछ समय तक हमारा बिजनेस जो है एबनॉर्मल हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जब डिस्टर्ब हो गया, हमारा बिजनेस नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होगा, तो उस पीरियड के लिए हम प्रॉफिट का इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। यदि हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसे बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। उस लॉस ऑफ प्रॉफिट को कंपनसेट करेगी, क्षतिपूर्ति करेगी इंश्योरेंस कंपनी। और तीसरा होता है व्यापार। इंश्योरेंस फॉर एसेट्स, स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, यानी सब कुछ इंश्योरेंस करवा लिया। एसेट्स का भी, प्रॉपर्टी का भी, स्टॉक का भी और प्रॉफिट का भी। वो होता है व्यापक बीमा। हम एक एक टॉपिक की बात करेंगे। यदि हमारे बिजनेस में, व्यापार में आग लग गई और आग लगने से माल नष्ट हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो उस कंडीशन में हमें बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति देगी। अब उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एक बार इसकी पिक ले लें कि आगे चलें। तो लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में बात करेंगे। इंश्योरेंस फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। हमने स्टॉक की हानि का बीमा करवा रखा है। यदि हमारे बिजनेस में किसी दिन आग लग गई
और आग लगने से गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया। बाय फायर, आग लगने की वजह से हमारे बिजनेस में गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, तो उसका इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम प्रोवाइड करेगी। अब क्लेम कितना देगी? जिस दिन आग लगा है, ऑन डेट ऑफ फायर, उस दिन आपको 2 कैलकुलेशन करनी है। एक तो वो गुड्स जो आग से जलकर नष्ट हो गया, और एक वो गुड्स जो हमने नष्ट होने से बचा लिया, सॉल्व से। तो सबसे पहले आपको करना है वैल्यूएशन ऑफ गुड्स सॉल्व। बचाए गए स्टॉक का मूल्यांकन, और एक वो जो आग लगने की घटना से हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉय, नष्ट माल का मूल्यांकन। अब उसकी एक्चुअल कॉस्ट निकाले, एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाले, क्या है? यदि हमारी प्रॉपर अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन है, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन है, कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन हैं, तब तो हम एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब अकाउंटिंग बुक्स ही डिस्टॉर्ट हो गई, तो आपको उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अनुमानित मूल्य निकालना पड़ेगा। वैल्यूएशन ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अनुमानित मूल्य की गणना करोगे, कौन सा मूल्य? अनुमानित, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड वैल्यू। उसके लिए आपको बनाना होगा प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। क्या बनाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा जीपी रेट हमें चाहिए, और जीपी रेट लास्ट ईयर की अवेलेबल है या पिछले 3 साल की है, पिछले 3 साल की है, तो आपको उसको बेस मानना पड़ेगा। बेस्ड ऑन जीपी रेट, आपको जीपी रेट के बेस पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जीपी रेट आपके पास है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और उससे आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा। देन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ऑन डेट ऑफ फायर टू बी वैल्यू। यहां अमाउंट लिख देता हूं या कॉस्ट लिख देता हूं। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको जिस दिन आग लगने की घटना आएगी वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। उसके बाद प्रॉब्लम आएगी, यदि हमने पूरा इंश्योरेंस कवर रखा है, जब तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम भी पूरा प्रोवाइड करेगी, और हमने पूरा नहीं करवा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी भी हमें पूरा नहीं देगी। तो पहले तो यह बात डिसाइड आती है कि इंश्योरेंस होना कितना चाहिए। इसके बाद हम इधर बढ़ते हैं, हमने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर ली। क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, उसमें से कितना गुड्स बचा लिया गया, गुड्स सेव्ड या सॉल्व्ड, कितना स्टॉक बचा लिया गया। 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक था, उसमें से 10,000 का बचा लिया, तो बाकी 40,000 का कॉस्ट हो गया। तो यहां लिख देते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। इतना स्टॉक आग से जलकर नष्ट हो गया। अब उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम की बात करते हैं।
सबसे पहले आपको होना चाहिए कि इंश्योरेबल अमाउंट क्या है। इंश्योरेबल अमाउंट ऑफ स्टॉक ये क्या होगी? स्टॉक का बीमा योग्य राशि क्या होनी चाहिए? बीमा योग्य राशि, इंश्योरेबल अमाउंट, कितने गुड्स का इंश्योरेंस करवाना चाहिए? तो क्लोजिंग स्टॉक के इक्वल या मोर अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक के इक्वल या क्लोजिंग स्टॉक के बराबर या उससे ज्यादा राशि का इंश्योरेंस होना चाहिए। यदि हमारे क्लोजिंग स्टॉक सपोज 50,000 है और हमने 50,000 का इंश्योरेंस करवा रखा है, जब तो इंश्योरेंस कंपनी जितना भी लॉस हुआ वो हमें दे देगी फुल। लेकिन सपोज हमने 50,000 से कम का बीमा करवाया, यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू से कम राशि का बीमा करवाया, कम अमाउंट का इंश्योरेंस करवाया, तो फिर उस कंडीशन में वो हमें प्रोपोर्शनेट यानी आनुपातिक अमाउंट देगी। कौन सी अमाउंट देगी? प्रोपोर्शनेट। तो यहां इफ इंश्योर्ड अमाउंट is less than amount of closing stock, यदि बीमित राशि अंतिम स्टॉक के मूल्य से कम, अंतिम स्टॉक के मूल्य से कम है, इंश्योर्ड अमाउंट जो है वो क्लोजिंग स्टॉक से कम है, तो यहां पर एक औसत वाक्य लागू हो जाता है। औसत वाक्य यानी कि वो हमें एवरेज अमाउंट देगी, औसत वाक्य लागू होगा। एवरेज क्लॉज टू बी एप्लीकेबल। तो जिस दिन आग लगने की घटना घटी थी, कितना स्टॉक बचाया गया और कितना स्टॉक डेस्ट्रॉयड हो गया। अब डेस्ट्रॉयड जो हुआ, जो नष्ट हुआ, उसकी वैल्यूएशन करनी, एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करना, प्रॉपर अकाउंटिंग बुक सिस्टम है तो ही कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अनुमानित मूल्य निकालना पड़ेगा। और एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर में आता है सब ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस से जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड वो आते हैं, और सीआर में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आता है। आपको जीपी रेट दे रखी होगी, उस जीपी रेट के बेस पे आप कैलकुलेट करोगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। क्लोजिंग स्टॉक सपोज आपका आया 50,000 का, उसमें से आपने 10,000 का गुड्स बचा लिया, तो इसका मतलब नष्ट हो गया कितना? 40,000 का गुड्स नष्ट हो गया। अब इस 40,000 के लिए सबसे पहले देखना है कि आपका इंश्योरेबल अमाउंट क्या होना चाहिए। यदि इंश्योरेबल अमाउंट कितना होना चाहिए, तो इंश्योरेबल अमाउंट हमेशा क्लोजिंग स्टॉक के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। यदि क्लोजिंग स्टॉक के बराबर या उससे ज्यादा है, तो जितना गुड्स डेस्ट्रॉयड हुआ, जितना भी हमें लॉस हुआ, वो इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेशन या क्लेम के रूप में प्रोवाइड कर देगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आनी है जब हमने इंश्योरेंस तो करवा रखा है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक से कम अमाउंट का, तो वहां पर एक एवरेज क्लॉज औसत वाक्य लागू होगा, और वहां पर भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ दावे की राशि क्या होगी। दावे की राशि क्या होगी? कितना क्लेम देगी? प्रोपोर्शनेट, आनुपातिक रूप से देगी। इसको हम औसत वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज क्लॉज, औसत वाक्य। ये कैसे कैलकुलेट करोगे? इंश्योर्ड स्टॉक कितने का हमने इंश्योर्ड करवा रखा, बीमित करवा रखा, बीमा करवा रखा है, बीमित स्टॉक अपॉन में इंश्योरेबल स्टॉक, इंश्योरेबल बीमा योग्य, और बीमा योग्य कितना होना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक के बराबर, और
मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक। ये फॉर्मूला आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा यदि हमने इंश्योरेंस करवा रखा है क्लोजिंग स्टॉक से कम अमाउंट का, तब यह एप्लीकेबल हो जाएगा।